हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग शेल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। शायद ही तुम लोगों में से किसी ने सुना होगा कि शेल थ्योरम के बारे में, विच इज फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है ग्रेविटेशन, उस चैप्टर से शेल थ्योरम। एक्चुअली ये थ्योरम जो है गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, थ्योरम को थोड़ा हम लोग और डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि शेल थ्योरम इज ए ग्रेविटेशनल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दैट स्टेट्स हाउ ए स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी अफेक्ट्स अदर बॉडी ग्रेविटेशनली। मतलब शेल थ्योरम से हम लोग ये पता कर सकते हैं सिंपल ऑर्डर में कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनली कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है शेल, शेल का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ये क्या है? डेफिनेटली एक बबल है। ठीक है, कलरफुल बबल। अब बबल के अंदर क्या होता है? इनसाइड होता है एयर एंड आउटसाइड भी एयर होता है, एयर, राइट। सो जहां पे अंदर में खाली है उसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं शेल। समझ में आया? एंड दिस इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जिसका एक डेंसिटी होता है, मतलब जो मटेरियल बाहर में आप लोगों को दिखेगा वो सेम मटेरियल अंदर भी होगा। समझ में आ गया कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में क्या डिफरेंस है? तो हॉलो होता है अंदर में खाली। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शेल। तो शेल थ्योरम क्या बता रहा है? देखो, फर्स्ट, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन external body, external object is same as if all of the body's mass were concentrated at its center. इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर यहां पे हम लोग एक शेल पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो मास है वो एकदम सेंटर में होगा, और यहाँ पे एक बॉडी पकड़ लेते हैं जिसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। क्लियर? और ये मास कहाँ पे होगा? ये मास होगा एकदम सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड, इतना तो हमें पता है। तो इसी, इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर हम लोग मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर, तो इसी का एक इक्विवेलेंट फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट देते हैं, और ये तो है ही पॉइंट ऑब्जेक्ट एम, और ये क्या था? दिस इज द सेंटर ओ, ये सेंटर है, क्योंकि पूरा जो शेल है उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। एज ए रिजल्ट जो फोर्स होगा वो हो जाता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाइज। ठीक है, शेल थ्योरम के ऊपर एक चीज बोलता हूं, शेल थ्योरम के ऊपर जेई मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, जेई मेंस में क्वेश्चन आया है शेल थ्योरम एंड स्फेरिकल बॉडी के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी, दोनों। तो मैं आज दोनों ही यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। तो आउटसाइड बॉडी अगर होने से क्या होता है? सेम सेम रहता है एज इफ द बॉडी मास कॉन्सेंट्रेट है कहाँ पे? सेंटर। तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, अगर इनसाइड ए हॉलो शेल होगा तो क्या होगा? इनसाइड ए शेल जीरो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, सपोज ये एक शेल है, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। सपोज दिस इज अ शेल, ओके, शेल जिसका मास m है एंड जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। क्लियर? अब एक ऑब्जेक्ट यहां पे है जिसका मास स्मॉल m है। समझ में आया? कहां पे? अंदर, शेल के अंदर। तो शेल के अंदर होने से इसके ऊपर, इस m के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा जीरो लगेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा m के ऊपर ड्यू टू कैपिटल M। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है। क्या है? अगर शेल के अंदर, ये क्या है? ये एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, स्पेरिकल शेल है।
शेल। तो शेल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसके ऊपर फोर्स 0 होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। सपोज कोई भी, अच्छा सपोज यहाँ पे ये शेल है, ठीक है, ये क्या है, एक शेल है, क्लियर, जिसका मास कैपिटल एम है। अब इसके अंदर एक स्मॉल एम है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 0 बिकॉज ऑफ कैपिटल एम। बट अगर यहां पे दूसरा कोई मास है जिसका मास m1 है, ठीक है, तो इस m1 और m के बीच एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एंड ये फोर्स हो जाएगा g m m1 बाय, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पे क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि यहां पे 3 मास है, ध्यान से देखो, 1 मास, 2 मास, 3 मास, और तीनों मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया, इंडिपेंडेंट, यानी कि यहां पे जो फोर्स 0 बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये यहां पे इन दोनों के बीच में कोई इफेक्ट ही नहीं ला रहा है। समझ में आया, इन दोनों के बीच एक फोर्स बन रहा है विच इज दिस फोर्स। तो यहां पे क्या ग्रेविटेशनल शील्डिंग हो रहा है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग, क्या ये शील्ड कर पा रहा है, ये जो यहां पे दिख रहा है आपको, ये जो शेल है, क्या ये शेल इस एम को बचा पा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से? नहीं। आंसर क्या है, नो। ठीक है, दैट इज वाई ग्रेविटेशनल शील्डिंग जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है। सेम चीज अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर में हम लोग देखेंगे, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, यहां पे एक फॉर्मूला लिखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है और ये सपोज एक डिस्टेंस आर पे स्मॉल एम है, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। बट अगर एक सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे और इसके अंदर सपोज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ पे एक मास है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इन दैट केस ये क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ, इन दैट केस फोर्स 0 नहीं होगा। फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिख लो। जी कैपिटल एम इसका मास है, स्मॉल एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया डेंसिटी से, ठीक है। हाँ तो आई होप ये जो शेल थ्योरम है तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इनसाइड हॉलो शेल एंड आउटसाइड द बॉडी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही था, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना था, होपफुली तुम लोग को अच्छा लगा होगा। एंड फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस या फिर डिफरेंट एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू।